सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई और सारी हरियाणा की जनता को आप लोगों के मार्फत सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं त्यौहार की। और आज के समय की जो सबसे मुख्य समस्या उभर कर आ रही है पूरे प्रदेश हरियाणा में और पूरे देश हमारे हिंदुस्तान में, बेरोजगारी की समस्या। जहाँ हम अगर बात करें हरियाणा की तो 34% के करीब बेरोजगार युवा यहाँ पर घूम रहे हैं। और 18 से 28 साल की स्पेसिफिक उम्र की बात करें तो हर दूसरा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। इतिहास में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में होकर 7.6 हो गई। तमाम विभागों में सरकारी पद खाली पड़े रहते हैं, लंबे समय तक नौकरियां नहीं निकलती हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाती। कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं भर्तियां रद्द करनी पड़ती है, कहीं माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और हरियाणा में तो पर्ची और खर्ची का भी एक ट्रेंड चला हुआ है। तो जो युवाओं को ये वर्तमान की जेजेपी बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को सोची समझी साजिश के तहत भटकाने का काम कर रही है, उसके लिए इस सबसे बड़ी समस्या के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम लेकर आए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि एक कानून बना दिया जाए, राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाकर संसद में इसको लागू किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो सकती है। और इसमें जो एक कुछ अहम बिंदु हमने रखे हैं उसमें अगर मुख्य 10 पॉइंट में पढ़ूं तो केंद्र व राज्य सरकार के सभी खाली पदों की तय सीमा में भर्ती की जाए, देश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, पूरे देश में आज महंगाई के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए, पूरे देश से ठेकेदारी पर भर्ती व्यवस्था समाप्त करके उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए, पूरे देश में समान काम के लिए समान वेतन भी लागू किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू मनरेगा योजना की तरह ही शहरी क्षेत्रों में भी सरकारी रोजगार योजना लागू की जाए, कृषि उपज पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, पूरे देश में प्राकृतिक संसाधनों एवं कृषि उपजों के अनुरूप स्थायी स्तर पर मिनी टेक्नोलॉजी द्वारा लघु उद्योग स्थापित किए जाएं, पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर मिनी मार्केट का निर्माण किया जाए और मिनी मार्केट को स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जाए। अगर सरकार ये राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाकर लागू करती है तो हमारा ये मानना है कि बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। और लंबे समय से भी इसका प्रयास चल रहे हैं। देश की बात फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया और इसमें लगभग 2 साल के गहरे मंथन के बाद, जिसमें अर्थशास्त्री भी मौजूद थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, वीसी, छात्र, नौजवान भी, तो सब लोगों से मंत्रणा करने के बाद एक बिल ड्राफ्ट किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 2 बार ये भेजा जा चुका है। पिछले साल भी भेजा, इस साल भी भेजा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसलिए हमको लगता है कि ये सरकार युवाओं को सोची समझी साजिश के तहत रास्ते से भटकाना चाहती है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे एक तरफ मैंने बताया कि बेरोजगारी आसमान छू रही है और CMI के आंकड़े बताते हैं कि देश में 49% आबादी महिलाओं की है और वहीं वर्ल्ड बैंक के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं जो उत्पादन में राष्ट्रीय के उसमें अपना योगदान देती है वो केवल 18% है। जो वैश्विक स्तर पर उसको कैलकुलेट किया जाए तो दूसरे तमाम देशों से हिंदुस्तान में आधा हो रहा है। और CMI के ये आंकड़े बताते हैं कि 2010 से लेकर 2020 के बीच जहाँ कामकाजी महिलाओं की 26% भागीदारी होती थी वो घटकर 19 रह गई। और यही आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2022 में केवल 9% कामकाजी महिलाएं देश में रह गई।
तो एक गंभीर सोचने की बात है कि नौकरियां ना महिलाओं के लिए हैं ना युवाओं के लिए हैं। केवल 9% लड़कियों को नौकरियां मिल पा रही है। भाजपा सरकार हर दूसरा युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो एक आज के समय की जो मांग है, ये राष्ट्रीय रोजगार नीति बहुत ज़रूरी मांग है। इसको तुरंत सरकार को पास करना चाहिए और युवाओं की तरफ सूझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। और इन्हीं के आंकड़े जो संसद में पेश हुए मोदी सरकार के, वो आंकड़े दूसरी तस्वीर बयां करते हैं। उसके तहत लगभग 22 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया पूरे देश में नौकरियों के, अलग अलग नौकरियों के लिए। उसमें से केवल ये सरकार 7,22,311 नौकरियां दे पाई। 8 साल सरकार को हो गए, 8 लाख नौकरी भी नहीं। 1 साल में 1 लाख नौकरियां भी पूरे हिंदुस्तान में सरकार नहीं दे पाई। तो 8 साल के हिसाब से जहाँ 16 करोड़ होना चाहिए था, बहुत बड़ा धोखा ये सरकार कर रही है। इनको हम चेता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी युवाओं की सूझ ले, वरना बहुत बड़े आंदोलन स्टार्ट करेंगे। दिल्ली में हमारा 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आंदोलन चल रहा है पूरे देश का। तमाम युवाओं को हम आह्वान भी करते हैं उसमें शामिल हो। और हरियाणा में हम हर स्तर पर जाकर ये आंदोलन की शुरुआत करेंगे और अगले हफ्ते हर ज़िले में हम जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखेंगे कि ये कानून पास किया जाए। पंजाब में जो अपनी सरकार है, पंजाब में बिल्कुल जी, पंजाब में हमारी सरकार बनी है। हमने बनते ही 2 भर्तियां वहाँ पर निकाली। कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया था। नए 35,000 के करीब हमारी पोस्ट निकली थी। 100 नए मोहल्ला क्लिनिक दे दिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम कस दी गई है। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता जो रोजगार पर बात करते हैं। वो देश में पहली बार रोजगार बजट लेकर आए, जिसके तहत आने वाले समय में दिल्ली में 20 लाख रोजगार दिया जाएगा और 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां ऑलरेडी दे चुके हैं। सीएमआई को तो बिल्कुल नकार रहे हैं सीएम मनोहर खट्टर। वो कह रहे हैं कुल 8% बेरोजगारी। कुल 8% बेरोजगारी अगर है तो इस कमरे की बात करें या बाहर की बात करें तो युवाओं को, मैं जितने युवाओं से हम जाके मिलते हैं, वो यही रोना रोते हैं कि ये खट्टर और ये मोदी सरकार कितनी झूठ बोलेंगे, कितनी इनकी झूठ बोलते बोलते कब जबान इनकी थकेगी। हरियाणा में बात करें किसी की भी, कितनी भर्तियां रद्द हो चुकी है। पिछले 2-3 साल की बात करें तो लगभग 40-50 हज़ार भर्तियां तो रद्द हो चुकी हैं। 3-3.5 लाख तमाम विभागों के पद खाली पड़े हैं, वो क्यों नहीं भर रहे? तो इसका मतलब हरियाणा का युवा पूरा रोजगार है, सबको नौकरियां मिली हुई हैं। पिछले दिनों में जो भर्तियां निकली थी वहाँ पर क्लास 1 की पोस्टों पे तो गुजरात से लाकर खट्टर साहब भर रहे थे। हरियाणा को युवाओं को तो चपरासी तक की नौकरियां नसीब नहीं होती थी। सचिव की पोस्टें हों, डेंटल सर्जन की हों, शिक्षकों के 30-35 हज़ार पद खाली पड़े हैं, 36,000 पद खाली पड़े हैं। कहाँ की बात करते हैं खट्टर साहब? ये रात में सोते हैं, दिन में पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें करते हैं, उठ के पता नहीं चलता। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा युवाओं को दिया है और इनके खुद के मंत्री कहने लगे, कल का बयान देवेंद्र बबली जी का बयान कि ये भ्रष्टाचार रूपी सरकार है। खुद के मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन नया घोटाला होता है। यहाँ पर कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। डीएसपी लेवल के अधिकारी पर डंपर चढ़ा दिया जाती है, व्यापारी बंधुओं से फिरौती मांगी जाती हैं, विधायक जैसे के लड़के को मारने की धमकी मिलती है। तो हरियाणा को तो ये वही खट्टर है, वही बीजेपी जेजेपी है कि हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पर लेकर गए हैं। ये कितना ही आंकड़ों को नकारते रहें, इनका दिल जानता है। और जब चुनाव कोई भी आएंगे तो जनता के बीच में जाने के नहीं रहेंगे। ये बात खुद देवेंद्र बबली ने कही है कि हमारे कोई लोग होगा मंत्री या जब दूसरे जो भ्रष्टाचार करने वाले आए तो जनता उनके कपड़े फाड़ने का काम करेगी। अरुण जी, पंजाब का गवर्नमेंट बनने के बाद हरियाणा में एक माहौल सा बन गया था आम आदमी पार्टी का, उसको ब्रेक से लग गया। कोई नई ज्वाइनिंग नहीं, कोई बड़ा चेहरा पार्टी की तरफ से कोई रुझान नहीं दिखा रहा है या कोई आकर्षण नहीं है किसी का। इससे क्या एकदम से क्या होता है? देखिए, कोई ब्रेक नहीं लगी है। आम आदमी पार्टी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है।
हर रोज़ हमारे हज़ारों की संख्या में ज्वाइनिंगें चल रही हैं। अभी जैसे कुलदीप बिश्नोई जी की सीट वहाँ पर खाली हुई है, वहाँ पर उपचुनाव होना है। वहीं के हमारे तकरीबन 50 छोटे बड़े नेताओं ने 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें सरपंच हैं, कई पूर्व सरपंच है, जिला पार्षद है, चेयरमैन लेवल के हैं, वहाँ की ज्वाइनिंग हुई है। 2 दिन पहले ही हमारे 15 लोगों ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। युवाओं में होड़ लगी हुई है। और हम बड़े नेताओं को तो लेंगे नहीं। देखो, तमाम लोगों ने केजरीवाल साहब का आम आदमी पार्टी का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल साहब कहते हैं जिस पर करैक्टर अच्छा नहीं है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जिसकी छवि पर कोई दाग है, ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। आम आदमियों की, गरीब को, किसान के बेटे को, मजदूर की बेटी को, रिक्शा चलाने वाले की बेटी को, काबिल नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को, जिसमें क्षमता है सरकार बनाने की, अच्छी नीतियां लागू करने की, देश के लिए तरक्की के रास्ते पर चढ़ाने की, ऐसे युवाओं को लेकर, ऐसी महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को साथ लेकर सरकार बनाएंगे। और हमारी पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में बहुत लहर चल रही है। आने वाले चुनाव गुजरात के और हिमाचल के होंगे, वहाँ पर हम आम आदमी पार्टी जीतकर सरकार बनाएगी। और एक राज्य में और हमारी कुछ परसेंटेज वोट आने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि इसी साल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। सीबीआई के छापे चल रहे हैं। बिल्कुल, सीबीआई आज आई है। सिसोदिया साहब ने उनका स्वागत किया है, उनको चाय पानी पिलाया है और उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये सीबीआई ईडी आती रहती हैं और हम खुश हैं इस बात से। ये हमारे को सर्टिफिकेट देकर जाएंगे ईमानदारी का। जो हम बात करते हैं कि हम देश की सबसे ईमानदार पार्टी हैं, सबसे ईमानदार हमारे नेता होते हैं, ये सीबीआई ईडी पहले भी आती रही है। केजरीवाल साहब पर भी छापे पड़े थे, वो भी कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, आज सबसे ज़्यादा तरक्की कोई कर रहा है हिंदुस्तान में तो आम आदमी पार्टी कर रही है। ये बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही। इसी से ये खौफ खाते हुए आए दिन हमारे मंत्रियों पर कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं और रेड गिरवा रहे हैं। आज की बात करें तो अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जिक्र हुआ। सरकारी स्कूल किसने अच्छे बनाए, शिक्षा व्यवस्था किसने अच्छी की? मनीष सिसोदिया पर आज ही रेड गिर दी। ये सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था सुधरे। ये जो शिक्षा को अच्छा स्तर कर रहा है, अच्छे कर रहा है स्कूलों को, उनको फंसाना चाहती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली में अच्छी की थी सत्येंद्र जैन जी ने, उन पर उनको झूठे आरोपों में घसीट कर अंदर लेकर गए, कोई भी सबूत नहीं मिला। तो ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बढ़िया हो और नौजवान और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमारे को देकर जाए। अच्छा, ये कहा गया कि जिस तरह से शराब को लेके, शराब की जो नीति बनाई थी उसको लेकर सीबीआई के छापे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी का देखा जाए तो जिस तरह से गुजरात के अंदर नकली शराब बनी, उसमें आदमी मरे, तो वहाँ पे उसकी कोई जांच नहीं होती। अभी जिस तरह से ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई, वो कितने दिनों से बना रहे थे ड्रग्स, वो नहीं पकड़ी गई, वहाँ सीबीआई और ईडी। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी को ये टारगेटेड एजेंसीज हैं क्या, किस तरह से? बिल्कुल, जब से बीजेपी मोदी सरकार आई है तो कुछ एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है। जहाँ एक तरफ शराब की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में रेवेन्यू आम आदमी पार्टी सरकार ने बढ़ाया था, वहाँ पर 2 नंबर की शराब जो चलती थी, कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अंदेशा था कि बीजेपी के लोगों और नेताओं को उसमें हस्तक्षेप रहता था, वहाँ पर कमाई करते थे, वो रुक गया था। इस बात की किरकिरी इनको लगी थी। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब गुजरात में नकली शराब पीने से लोगों, जहाँ पर शराब बंद भी है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पर तो कोई जांच नहीं हो रही। एक तरफ ये सिर्फ साफ बात इशारा करती है कि जो कांग्रेस थी वो परिवारवाद की राजनीति करती थी, वो एक परिवार को बढ़ाने का काम करती थी, कुछ चनिंदा लोगों को बढ़ाती थी, आम आदमी के लोगों को नहीं बढ़ाती थी। और ये मोदी बीजेपी जब से आए हैं, ये मित्रवाद की राजनीति करती है।
ये मोदी के मित्रों को तो आगे बढ़ाएंगे और तमाम अच्छे काम करने वालों को, शिक्षा को अच्छा दुरुस्त करने वालों को, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने वालों को, नौजवानों को रोजगार देने वालों को इसी प्रकार से तंग करेंगे, उनका पैर खींचने का काम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता और हरियाणा की जनता समझ गई है कि जहां दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार से तरक्की की सीढ़ी वो राज्य चढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से दूसरे राज्य भी चढ़े और जो सच्ची देशभक्ति की बात करते हैं वो एक पार्टी आए, ईमानदार पार्टी आए, एक ऐसा नेता, ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में और हरियाणा की सत्ता में बैठे जो प्रदेश को और हिंदुस्तान को एक नंबर पर ले जाने का काम करें। हमारा यही मकसद है कि हिंदुस्तान एक नंबर का राष्ट्र दुनिया में बने। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है, जबकि और पार्टियां बिल्कुल ठंडे सुस्त है, क्या कारण क्या है? कांग्रेस जितना सो रही है इतना तो कोई कुंभकर्ण भी शायद नहीं सोया था। ये मोदी सरकार एक के बाद एक खराब नीतियाँ इसी कारण ला रहे हैं कि विपक्ष जो था देश का वो बहुत कमज़ोर था, वो सो रहा था। जब इनके नेताओं पर कोई अपना ईडी की समन आते हैं तब तो बहुत बड़े बड़े ये सब लोग वहाँ पर दिल्ली के रोडों पर बैठकर धरने करते हैं, लेकिन हरियाणा की कोई मुद्दे की बात आए तो, देश हित की मुद्दे की कोई बात आए तो ये कोई नहीं करता। 4 तारीख को उनके महंगाई का सब, और अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दूध में जो दूध पिछला बचा है उसके ऊपर रेल टिकट पूरा कर दिया। सबसे बड़ा पहले कोई मुद्दा उठाया था तो आम आदमी पार्टी ने उठाया था। हमारे युवा विंग के साथियों ने चंडीगढ़ में मटका चौक पर प्रदर्शन किया, पसीना बहाया, खून बहाया। सबसे पहले हमने मांग उठाई थी जब सिलेंडर के दाम बढ़े, हमने मांग उठाई थी, प्रदर्शन किए थे जब दूध पर, शीत पर जीएसटी लगा था। तो ये कांग्रेस तो आपस में लड़ के ही खत्म होगी और खत्म हो जाएगी। ये जनता के मुद्दे ना उठाएगी ना उठा सकती। छोटी आपने उनको बहुत मलाई खाई कांग्रेस में, आप फिर कांग्रेस में थे ना। जिस दिन हमने महसूस किया कि इस देश उस चौराहे पर खड़ा है कर जहाँ पर ईमानदार नेता और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी यहाँ से उसको आगे लेकर जा सकते हैं, तो हमने उस दिन से जुड़कर उनके साथ काम किया। इससे पहले भी हम ईमानदारी से नौजवानों के और छात्रों की आवाज़ उठाते रहे थे। तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम देश के बड़े शहरों में जाकर नौजवानों को एकत्रित करते थे, उनके मुद्दों को उठाकर काम करते थे। कांग्रेस के नेता या लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि अच्छे काम करने वाले लोग ना आए, उन्होंने दबाने की या जिस प्रकार से कोशिश की वो चलती रहेगी। आज आप लेकिन अच्छा काम करने वाले, आज आप आपकी बढ़ाई कर रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता आप दोबारा कांग्रेस में चले गए, यही ध्यान दोगे? देखिए, पार्टी में जाने और बदलने की कोई बात नहीं होती, ये विचारधारा की बात है, आज के समय की बात है। आज का समय, मैंने जैसा कि बात की, समय की मांग अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को इलाज, किसानों को उचित आमदनी देना, व्यापारी बंधुओं की सुरक्षा करना, विकास के कार्य करना, ये कोई कर रहा है तो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। और युवाओं की भी यही सोच रहती है और हम युवाओं के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चुनाव होने वाले हैं, यूथ विंग के आप स्टेट प्रेसिडेंट हो, किस तरह से प्रतिनिधित्व रहेगा? क्या सिंबल के चुनाव लड़ोगे या आपकी यूथ विंग किस तरह से काम करेगी पंचायत? देखिए, युवाओं को आम आदमी में सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। जब पंजाब में हमारी सरकार बनी तो 50 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो युवा हैं, जिनकी उम्र 26, 27 या 32, 33 साल है 92 में से। तो जो भी चुनाव हरियाणा में होंगे, युवाओं की भागीदारी बहुत अहम रहेगी, उनको टिकटों में बहुत अच्छी हिस्सेदारी मिलेगी और हमारा संगठन बेहतरीन संगठन बन के तैयार होने जा रहा है। हरियाणा के लगभग 7200 गाँव में गाँव की यूनिट हमारी बनने जा रही हैं और गांव नीचे से स्तर करते हुए हम ऊपर तक पूरी संगठन की निर्माण करेंगे। नीचे के लोग जिनको कहेंगे उनको हम उच्च पदों पर बिठाएंगे। ये पार्टी जनता से चुने हुए, जनता की सलाह मशवरा पर किए गए आदमियों को ही नेता बनाएंगे। सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे आप पंचायत के चुनाव? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन रहेगा, लेकिन अब तक के जो बात है, सारे चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। हम अपने दम पर मजबूत हैं, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपका ग्राफ एकदम बढ़ा था जब आपने भी बैटिंग करी, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में उनका अध्यक्ष आया है तो आपका ग्राफ कुछ नीचे जा गया है, ये आम चर्चा है सर। और जो अपेक्षाएं थी आम आदमी पार्टी की ऊपर जाने की, वो उतना नहीं पहुँच पाई, क्या कारण है?
हम आज गांव, गली, शहर, नुक्कड़ पर जाते हैं, खोखों पर बैठते हैं, सभाओं में बैठते हैं, तो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं चलती है तो आम आदमी की पार्टी की और उनके अच्छे कामों की चर्चा चलती है। हमारा ये मानना है कि हमारी बहुत ही अच्छी तरक्की हो रही है। बहुत कम समय में हमने 10% से ज़्यादा वोट शेयर हमारा बना लिया है और पूरे देश में बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी हम जल्दी बनने जा रही हैं। और हरियाणा में इतनी जल्दी हम तरक्की करेंगे कि मैं कह रहा हूँ 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस स्पीड से हम पूरे प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। सबसे बेहतरीन हमारा संगठन बनेगा। कांग्रेस लगभग 8-10 साल से आपस में लड़ रही है। वो आपसे अपने भाई भतीजावाद बेटों की राजनीति करते हैं। वो किसी गरीब के बेटे को या किसी किसान के बेटे को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब से उनके अध्यक्ष आए हैं तो वहाँ पर वो खुद निगम की सीट हार गए। वहाँ पर नगर निगम के चुनाव हुए, जहाँ पर दीपेंद्र भूपेंद्र जी ने टाल ठोकी। रोहतक, सोनीपत, झज्जर उनके कैंडिडेटों की बुरी हार हुई। बीजेपी और कांग्रेस जेजेपी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है और आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है। अरुण, आपने जिक्र किया CEMI रिपोर्ट का, आपने जिक्र किया दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का, आपने जिक्र किया रोजगार। मेरा सवाल ये है कि आप शिक्षा देने में नंबर 1 हो, न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने उदाहरण दिया, लेकिन रोजगार देने में दिल्ली सरकार 19वें नंबर पर है, क्यों? देखिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो पूर्ण राज्य है वहाँ भी सरकारें बने। जैसा कि दिल्ली आपको पता है कि केंद्रीय शासित प्रदेश है। जो हम फाइलें पास करते रोज, जो भी, चाहे छोटी से बात करें, कैमरे लगाने की बात हो, वाईफाई लगाने की बात हो, LG के माध्यम से बीजेपी सरकार हमारी तमाम रुकावटें पैदा करती है, हमारी फाइलें पास नहीं होंगी। शिक्षा मॉडल को भी सिंगापुर की सरकार ने केजरीवाल जी को आमंत्रित किया, उनको विदेश नहीं जाने दिया। तो तमाम ये फाइलें अटकाने का काम करते हैं। जब पूर्णतः जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वहाँ पर हमारी सरकार बनेगी तो बहुत ज़्यादा रोज़गार हम दे पाएंगे। हमने उसका समाधान भी दिल्ली में भी निकाल लिया। हमने रोज़गार बजट लेकर आए। रोज़गार बजट के तहत 20 लाख रोज़गार दिल्ली में हम देंगे। लेकिन पिछले 10 साल से आपकी सरकार वहाँ पर है, मतलब पिछले 10 साल मैंने बता दिया, LG के रूप में उनका एजेंट बैठा हुआ है। मोदी जी बहुत पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं पर काबू में नहीं आएंगे। युवाओं की लड़ाई हम लड़ेंगे। युवाओं को रोजगार सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी देंगे। छोटा सा सवाल, आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन करते हैं तब टोपी पहनते हैं, अब टोपी गायब होती है। ना टोपी और फटके हमारे दिल